नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान आपका स्वागत करता हूं जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्ता में। हमने तो रेत पर यूं ही फहरी थी उंगलियां, गौर से देखा तो तेरी तस्वीर बन गई। आज हमारे बीच मौजूद है पद्मश्री अर्जुन जी प्रजापति जी। आइए उनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। अर्जुन जी, कहा जाता है कि आपकी उंगलियों में वो जादू है कि पत्थर में भी आत्मा का संचार कर देते हैं। तो इस महान कला को आपने किस तरह सीखा, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। खजाने वालों के रास्ते में हम रहते थे, उसके आगे मूर्ति मोहल्ला था और उसके आगे मेरा स्कूल था। जब मैं स्कूल जाता तो मूर्ति तराश शौक था ये। तो जब आपने अपने परिवार वालों से कहा कि आप मूर्ति कला के क्षेत्र में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन रहा? देखिए, हम 5 भाई थे। सब नहीं रहेगा, लेकिन बोलेगी निशानी। उसकी मूर्तियाँ बोलती हैं उसकी कला के बारे में। जैसे आपने अजंता अलोरा देखा होगा। बिल्कुल। वो मूर्तिकार बना के चले गए हजारों साल पहले। आज भी वो जिंदा है अपनी मूर्ति शिल्प के माध्यम। मूर्तियों के जरिए उनकी कला जिंदा है आज भी। बिल्कुल। किसी का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, सहयोग बहुत जरूरी है। मेरे 3 गुरु
कि मुझे ऐसे महान गुरु मिले और उनके आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। तो उन्होंने आपका मार्ग प्रशस्त किया कि बिल्कुल, और उसी मार्ग पर आप। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे गुरु मिलना असंभव है। मेरे को बड़े प्यार से, बड़ी लगन से, बहुत अच्छे तरीके से मेरे को उन्होंने अच्छे अच्छे संग्रहालयों में आपकी मूर्ति का बिल्कुल नायाब तोहफे के रूप में वहाँ सजी हुई हैं। वो पल कौन सा था, वो क्षण कौन सा था जब आपको आपके इस कार्य ने ख्याति दिला पाई कि हाँ यहाँ से आपको अर्जुन प्रजापति जी हो गए? फिरोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरी सबसे चर्चित मूर्ति है अर्जुन की बनी ठनी। अर्जुन की बनठनी। उस बनी ठनी के बाद मेरा नाम देश बहुत सुंदर थी। वही इम्प्रेशन वो इस कृति में आया। तो जब आप उस महिला से मिले तभी आपके दिमाग में ये विचार कौन गया था कि मुझे एक कृति बनानी है, या कुछ समय बाद वो विचार आया? नहीं, कलाकार देखिए, कलाकार का जो दिमाग है, उसका जो दिमागी कैमरा है, वो हर सुंदर चीज को क्लिक कर देता है और कब अपने मूर्ति से में उतार देता है उसका कोई पता नहीं। लेकिन जब वो बहुत फेमस हो गई, बहुत चर्चित हुई, तब मुझे पता चला कि वो इम्प्रेशन मेरे को बीकानेर से मिला। अच्छा। वो महिला मेरे लिए देवी का रूप था और वो देवी का आशीर्वाद था। और उस बनी ठनी के बाद में मेरी ख्याति बहुत प्रसिद्ध हुई देश और देश की सीमाओं के बाहर। उस कृति ने मेरा नाम बहुत रोशन किया, बहुत रोशन किया। मैं उस महिला का दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आप ये कहें कि आपके सफर का जो एक अच्छा पड़ाव आया था या अच्छा मोड़ आया था, वो बनी ठनी के रूप में आया था? बिल्कुल सही कहा। उसके बाद से आपने शायद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं? हर कलाकार के जीवन में एक महिला आती है। बिल्कुल। वो प्रेरणा भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है। और उस कृति के बाद ही लोग मुझे जानने लगे कि ये अर्जुन मूर्तिकार की ही बनाई कृति है, अर्जुन की बनी ठनी। उस कृति के बाद से ही आपका जो चर्चित हुए और मशहूर हुए आप, उसके बाद आपको काफ़ी पुरस्कार मिले। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिया गया जी। और अभी हाल ही में आपको पद्मश्री से विभूषित किया गया। वो अनुभव कैसा रहा जब आपको प्रतिभा पाटिल जी ने आपको वो सम्मान दिया? तो क्या
कला के क्षेत्र में हैं, उस समय की मूर्तिकला और शिल्पकला और आज की जो शिल्पकला या मूर्तिकला उसमें कहीं कुछ अंतर आया है या कुछ बड़ा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने स्वरूप जी, नमस्कार जी। पहले के मूर्ति शिल्प में आधुनिक नहीं था, आधुनिकता की कमी थी। आज के मूर्ति शिल्प में आधुनिकता आया है। अच्छा। जैसे कटर, ड्रिल मशीन और भी मशीनों का इसमें, तो उससे शिल्पकला को बढ़ावा ही मिला एक तरह से। मतलब पहले मूर्ति जैसे एक महीने में बनती थी, आज मूर्ति जो है 20 दिन में बनती है। 20 दिन में बन जाती है। लेकिन जो पहले मूर्ति बनती थी ना, उसका मजा कुछ ज्यादा था। आज ये जो मशीनी युग आया ना, उसमें वो बात, क्योंकि वो हाथों से तराशी हुई चीजें थी, आज मशीन तराश रही उन चीजों को। और जैसे पहले जो मूर्ति का फोटो या जैसे चित्रण होता था, जो पारंपरिक मूर्ति कला चलती आ रही थी, उसी के आधार पर मूर्तियां बनती थी। आज बहुत चेंज आया है। फिर उसमें कंपास मशीन फिट करके फिर मार्बल में कार्विंग करते हैं। अच्छा। तो आधुनिक युग के अंदर चेंज होता है। तो आप इस चेंज को लिए कि आप इस चेंज को किस नजरे से देखते हैं? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी की शायद कमी आई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मशीन के ज्यादा अगर ऐसा अच्छा, तो ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। बड़ा परिवर्तन यह है कि जो पारंपरिक मूर्ति कला चली आ रही थी, उससे अलग हटके हम मूर्ति शिल्प बना रहे हैं। अब ज्यादा बनने लगी हैं अलग पारंपरिक मूर्तियों के अलावा बनने भी लगी है और नयापन आया कुछ। पहले देवी देवता जैसे कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं, राम जी धनुष लेके खड़े हैं, आज वो नहीं है। आज कुछ लीक सेट के बना रहे हैं। पहले खाली भगवान की मूर्तियां बनती थी, आजकल राजनेताओं की खूब। इसी कारण से शायद अब इस मूर्ति कला ने देश विदेश में भी अपना परचम लहराया है। भारत की सीमाओं को लांघ कर बाहर पहुंच गई ये कला। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस तकनीक का भी शायद कि कहीं ना कहीं इसने शिल्प कला को बहुत आगे बढ़ा दिया है। एकदम सही कह रहे हो आप। चलिए दोस्तों, अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जरूर हम वापस लौटेंगे और जानेंगे कुछ अर्जुन प्रजापति साहब की जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में। आप जाइएगा नहीं, लेते हैं एक ब्रेक। दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर। आज हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री सम्मानित मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति साहब। आइए उनसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन जी, हर युवा की एक ये चाहत होती है कि जिस भी क्षेत्र में जाए वहां पर कला पूरे हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के बाहर भी काफी नाम रोशन किया है और काफी चर्चित, काफी फेमस मूर्ति कला के लिए जयपुर जाना जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा ये भ्रांति है लोगों में, यह सुना जाता है कि अगर रोजगार की संभावना लोग तलाशते हैं तो शायद इस तरह के जो फील्ड है, शिल्प कला है, मूर्ति कला है, जो पेंटर्स हैं, इसमें लोग अपना रुझान कम दिखाते हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से तो काफी रुझान बढ़ा है लोगों का, बहुत।
अच्छा। उसमें जयपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान के जो बड़े कलाकार हुए, पेंटर या स्कल्पटर, उनकी कृतियां मेरे पास काफ़ी संग्रह की है मैंने। उन सबको एक ही संग्रह में स्थापित करना चाह रहा हूँ और एक माटी मानस कला, बहुत अच्छा, एक कला संग्रहालय बना रहा हूँ। 2004 में हमारे राष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत जी ने उसका शिलान्यास किया और कुछ समय के बाद आपको वहाँ संग्रहालय देखने को मिलेगा और देश और विदेशी उस संग्रह को देखने के लिए काफ़ी लोग आएंगे। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका संग्रहालय जल्दी बने और हम भी उसे ज़रूर देखें। अर्जुन जी, आपके बाद आपके परिवार में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो उसी क्षेत्र में आ रही है या कुछ और? बेटे हैं। अच्छा। तीनों बेटों ने एजुकेशन पूरा कर लिया है और तीनों बेटे ही मूर्ति कला के क्षेत्र में हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि वो तीनों बेटे ही मेरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब अपनी विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, 100% बढ़ा रहे हैं और मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बेटे तीनों इसी लाइन में अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि एक पिता की चाहत होती है कि बिल्कुल उसकी कला को, उसकी विरासत में उसके बच्चे आगे बढ़ाएं। इसमें ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद। बिल्कुल, तो आपका साथ होने, सहयोग पूरा मिलता होगा। बिल्कुल पूरा। और वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा अर्जुन जी, आप हमें बताएं कि जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ नहीं होते हैं, कुछ खाली समय में आप कैसे समय बिताते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगीत मेरी धड़कन है। अच्छा। संगीत के बिना मैं अधूरा महसूस करता हूँ। जगजीत सिंह मेरा बहुत अच्छे मित्र थे, मैं उनको बहुत सुनना पसंद करता हूँ। इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो आप खाली समय में उनकी गज़लें सुनते हैं? और ज़रूर। तो संगीत के साथ साथ आपने मूर्तिकला को भी इतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और आप संगीत, खाली समय में संगीत सुनते हैं। और क्या शौक है आपके? अगर शौक में मेरे को कपड़े पहनने का शौक है, पसंदीदा आपका। और शौक के नाम पे अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे पतंग का बहुत शौक है। पतंग उड़ाने का काफ़ी शौक है। उड़ाने का काफ़ी शौक रखते हैं आप? बहुत ज़्यादा। अच्छा अर्जुन जी, इतने लंबे समय में आपने सारी ऊंचाइयों को छुआ है, सफलता की। कोई ऐसा एक क्षण जो आपको ऐसा लगा हो ये बहुत अच्छा रहा, या ऊपर वाले की मतलब कृपा उस वक्त नहीं रही, कोई ऐसा क्षण जो आप दर्शकों के साथ बताना चाहें हमें? देखो, जब मैं मूर्ति कला सीख रहा था तो मेरे नहीं, तुमको पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत दुखदायी रहे। लेकिन फिर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मुझे आनंदीलाल जी मिले। अच्छा। और वहां से मेरे को मूर्ति कला का ज्ञान चालू, तब मुझे अच्छा लगा। फिर तो मैं मेहनत करता रहा। फिर आपको एक राह मिल गई और उस राह पर आप रास्ता मिल गया। फिर तो मेरे को फिर द्वारका प्रसाद जी मिल गए, फिर महेंद्र दास साहब मिल गए। फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने दोनों हाथों से मेरे पे आशीर्वाद रखा और उन्हीं आशीर्वादों से मैं बढ़ता चला गया।
आज भी जो है संगीत में कुछ गुरु शिष्यों में एक समर्पित भाव देखने को मिलता है, बिल्कुल, बाकी और चीजों में नहीं मिलता। बच्चे आते हैं, सीखते हैं और फिर वो चले जाते हैं, नमस्कार भी नहीं करते, और फिर वैसे ही बच्चे तैयार हो रहे हैं, वैसे ही कलाकार पैदा हो रहे हैं। और पहले के जमाने में बिल्कुल समर्पित भाव, जैसे गुरु जी बोल दिया वही करना, गुरु का बड़ा आदर होता था, बड़ा सम्मान होता था। आजकल ये चीजें नहीं है, बहुत कम है। तो नई पीढ़ी, इसलिए मैं नई पीढ़ी वालों को बोलता हूँ कि वही नई पीढ़ी के जो नवयुग है उनको कला और गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पित होना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेंगे, तब गुरु उनको ज्ञान देगा। अर्जुन जी, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने आपके अनुभव हमारे साथ बांटे और इतना समय हमारे लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। अगली बार फिर आएंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए कलाकार के साथ, जानेंगे उसकी कला के बारे में और उस कलाकार के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।